Hello everyone, myself Arpit Mishra back with another aviation video based on MODIT, that is basic aerodynamics. In this aviation video, I am going to discuss about atmosphere, its physical properties and what is ISA, that is International Standard Atmosphere. So this video will be the continuation of my previous video where I have covered physical properties of atmosphere, and in this video in this video lecture I am going to continue my previous lecture from the topic that is layer of atmosphere. After that I am going to discuss about ISA, that is International Standard Atmosphere. So be with me till the end of this video lecture. So let's get started. So this was the index which in which I have covered already two topics. One is एटमॉस्फेयर, अनदर वन इज प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर. सो प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर में मैंने कई सारे पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किए थे. एक पॉइंट डैम डेज वाला मैंने जो पेपर का क्वेश्चन है वो भी मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ, और लैप्स रेट करके एक टर्म आती है वो भी हम उस पर भी बात करते हैं. उसके बाद हम सीधा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और ISA पे बात करेंगे. बढ़ते हैं थोड़ा आगे. सो ये पॉइंट आपके TGC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर इंपॉर्टेंट है. ये लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था और हमेशा इस पर्टिकुलर वर्ड पे क्वेश्चन आता ही है एटमॉस्फेयर से. तो पॉइंट है ऑन डैम डेज द एयर डेंसिटी इज लेस डेंस दैन ऑन ड्राई डे. अब देखो यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था उस समय ह्यूमिडिटी का जो रिलेशन है वो कैसा है, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ डैम डेज की बात हुई, मतलब ये है कोल्ड एनवायरनमेंट. कोल्ड एनवायरनमेंट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था ह्यूमिडिटी के अंदर. कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी जो एयर मॉलिक्यूल्स एयर है उसके अंदर वाटर वेपर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राई डेज. दोस्तों एज़ कम्पेयर टू ड्राई डे, वर्ड पे ध्यान देना. ड्राई डे से सिर्फ जहाँ पे एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है. ड्राई डे मतलब ना बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा, एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टाइम. तो ऐसे एनवायरनमेंट के कंपेयर करूँ, अगर मैं ड्राई डेज से अगर कंपेयर करूँ डैम डेज या फिर हॉट डेज को, तो वहाँ पे वाटर वेपर कहीं ना कहीं डैम डेज में भी मिलेंगे यानी कि कोल्ड एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, और सेम मुझे वार्म एयर यानी कि हॉट एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे. तो यहाँ पे बात कर रहा है ये डैम डेज यानी कि कोल्ड डेज की, जिसके अंदर वो कह रहा है कि एयर के अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर वेपर के, इसकी वजह से वो भी ह्यूमिडिटी के अंदर आ जाएगा. मतलब इस समय जो एयर होगी वो ह्यूमिड होगी, उसमें भी आपकी जो डेंसिटी होगी वो कम रहेगी. तो अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो डेंसिटी आपकी लो होगी. डोंट गेट कंफ्यूज विद द टेम्परेचर टर्म. अगेन आई एम इंडिकेटिंग दिस थिंग कि यहाँ पे जो वो बात कर रहा है वो डैम डेज की बात कर रहा है, कोल्ड डेज की बात कर रहा है, और कोल्ड डेज के अंदर भी एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू द ड्राई डे. लेकिन अगर मैं हॉट डेज की बात करूँ तो ऑब्वियसली हॉट डेज में ज़्यादा वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे एज़ कम्पेयर टू द डैम डेज. तो हम यहाँ पे ड्राई डेज की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे अब इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं. फॉर दिस रीज़न एन एयरक्राफ्ट रिक्वायर लॉन्गर रनवे फॉर टेक ऑफ ऑन डैम डेज दैन इट डज ऑन ड्राई डेज. तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यानी कि अगर डैम डेज हैं जब एयर की डेंसिटी जो है बहुत कम है, एयर की डेंसिटी बहुत कम है डैम डेज के लिए, तो इस केस में क्या होगा, आपके इंजन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इंजन को काम करना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा, आपको लॉन्गर रनवे लगेगा. आपने देखा भी होगा अगर सर्दियों के दिनों में बाइक का इंजन स्टार्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, सेम विद द एयरक्राफ्ट. तो इंजन को अगर ज़्यादा काम करना पड़ा, एयर को मोर डेंस बनाना पड़ा, तो उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, उसी लिए आपको रनवे भी ज़्यादा लगेगा. अगला पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है. डैम डेज पे डेंसिटी कैसी रहती है आपको याद रखना है. डैम डेज में डेंसिटी आपकी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई डेज. नाउ नेक्स्ट अनदर थिंग, लैप्स रेट. ये भी हमारे DGCA का क्वेश्चन है. ये वैल्यू जो दिख रही है आपको 6.5 सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है. अब ये भी आपको ध्यान रखना है. लैप्स रेट क्या है, एक्चुअली लैप्स रेट क्या है, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड. रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड. तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे तो आपको फिर आगे मतलब कभी दिमाग मतलब सोचना नहीं पड़ेगा लैप्स रेट क्या है. DT/DH मतलब क्या है, DT क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, और DH क्या है, चेंज इन एल्टीट्यूड. DT इज द चेंज इन टेम्परेचर, DH इज द चेंज इन एल्टीट्यूड. तो अब इन दोनों का रेशो मेरा लैप्स रेट है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ चेंज होगा वैसे वैसे मैं लैप्स रेट की बात करूँगा. तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड की अगर बात करूँ तो एल्टीट्यूड के ये H यहाँ पे स्मॉल h जो है वो एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एल्टीट्यूड बढ़ा एल्टीट्यूड बढ़ा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली फॉल होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू आपका राइज इन एल्टीट्यूड। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो लैप्स रेट को डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है -6.5 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। किलोमीटर है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में वो कई बार -6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर भी दे सकता है। तो आपको ये भी वैल्यू ध्यान रखनी है। देन अब बात करते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, जिसमें हम स्पेसिफिकली दो ही लेयर की बात करेंगे, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर है, जिसकी जो रेंज है वो सी लेवल से 38,000 फीट तक होती है। 38,000 फीट तक हमारा ट्रोपोस्फेयर रहेगा। द रेट ऑफ चेंज इज समवट कांस्टेंट, इज अबाउट -2 डिग्री सेल्सियस और -3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 1000 फीट ऑफ इंक्रीज इन। क्या मतलब हुआ उसका, आप मान के चलो सी लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी लेवल पे, अब सी लेवल से हम लोग पहुँचे, मान के चलो एल्टीट्यूड मानते 1000 फीट पे आए, ठीक है, सी लेवल से 1000 पे आए। जैसे ही आप 1000 क्यों, हम लोग किलोमीटर में बात कर लेते चलो, ठीक है। जैसे चलो यहाँ पे फीट पे दिया हुआ तो फीट पे पकड़ लेते हैं, सॉरी। तो सी लेवल से मान लो 1000 फीट पे आया, तो जो टेम्परेचर सी लेवल पे क्या है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 डिग्री से वो हो जाएगा 13 डिग्री। फिर 1000 से मैं 2000 उस पर फीट पे आया, जैसे 2000 फीट पे पहुँचूंगा ये 13 डिग्री से और 2 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब 11 डिग्री हो जाएगा। फिर मैं अभी 2000 से 3000 एल्टीट्यूड पे पहुँचा, अब यहाँ पे ये 11 से 9 हो जाएगा। तो देखो ये मतलब इस पॉइंट का क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, पहले मैंने 1000 सी लेवल से 1000 पे गया हूँ, ठीक है। जब सी लेवल से 1000 पे गया तो इस समय जो टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा वो मेरा, अगर सी लेवल का, चलो सी लेवल पे ऐसे लिख देता हूँ, सी लेवल इस पर 15 डिग्री सेल्सियस होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस। 15 से ये टेम्परेचर हो जाएगा घट के, कम हो जाएगा, रिड्यूस, फॉल इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा 13 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली हाइट जो एल्टीट्यूड है, मैंने अब उस एल्टीट्यूड को यहाँ से हटा के कर दिया 2000। तो ये 2000 से अब जो ये टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर 13 से, ये जो 13 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जस्ट लेट मी रिमूव इट, ये बन जाएगा 11। तो ये 2 डिग्री का फॉल आपको दिखाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट पे आपको ये दिखाएगा। दिस इज़ व्हाट नोन एज लैप्स रेट ऑल्सो, इसको आप लैप्स रेट प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड है। ये देखिए आप यहाँ पे रेंज दिखा रखी है, हालांकि ये डायग्राम प्रॉपर क्लियर नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रोपोस्फेयर का रीजन है वो हमारा 30,000 फीट यहाँ से यहाँ पे दिखा रखा है। तो आपको वैल्यू जो याद रखनी है, दिस वैल्यू इज़ फ्रॉम द AC कर्व मोड, यू कैन रिमेंबर दिस वैल्यू। 38,000 फीट तक हमारा ट्रोपोस्फेयर रीजन रहता है। ये आपको पेपर में क्वेश्चन दिखता है, क्या है, द पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, the portion of atmosphere below the height at which change occur is known as troposphere। ऐसी ही लाइन होती है पेपर के अंदर, तो आपको याद रखना है द पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर बिलो द हाइट एट विच चेंजेस अकर, उसको ट्रोपोस्फेयर डालना है, ठीक है। हाइट में यहाँ पे चेंज हो रहा है, द और द पोर्शन अबव, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, वो होगी स्ट्रेटोस्फेयर। एंड द इंटरफेस बिटवीन दैम इज ट्रोपोपॉज, इन दोनों के बीच की लेयर यानी कि ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोस्फेयर, फिर ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोपॉज, इस तरीके से रीजन रहता है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पेपर में बनता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस ग्राफ को पहले ऑब्जर्व करो स्ट्रेटोस्फेयर के लिए। यहाँ पे देखो आप, ये जो रेड लाइन यहाँ तक दिखी, ये डिक्रीज इन टेम्परेचर दिखा रही है कि टेम्परेचर आपका फॉल हुआ है, ठीक है। ये देखो टेम्परेचर है या आपका यहाँ पे ये आपको टेम्परेचर दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ट्रोपोस्फेयर में, ये आपको दिखाया हुआ ट्रोपोस्फेयर रीजन। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर फॉल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। बात करते हैं आगे स्ट्रेटोस्फेयर में, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो इतने रीजन तक कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है। ये जो वर्टिकल लाइन दे रखी है ये आपको कांस्टेंट टेम्परेचर शो कर रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर में अप टू सर्टेन एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है कि अगर 38,000 फीट तक, अपने अभी ट्रोपोस्फेयर का पड़ा वैल्यू 38,000 फीट तक हमारा ट्रोपोस्फेयर है, वहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर चालू हुआ, तो 38,000 फीट से 1,60,000 फीट तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर रहेगा।
38,000 फीट से 1,60,000 फीट तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होगा। अब इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट किस में रहेगा? हम लोग हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो या तो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई कर रहा है या स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई कर रहा है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर हमारा क्या है 38,000 फीट तक है। तो अभी जो प्रेजेंट डे के एयरक्राफ्ट है कॉमर्शियल, वो 0.82 मैक नंबर पे फ्लाई कर रहे हैं। तो उनका जो एल्टीट्यूड है, भले ही मैक्स सीलिंग 41,000 फीट दे रखा है, बट वो फ्लाई 37 या 38,000 फीट पे कर रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फेयर में ही है, वो उससे ऊपर नहीं गए, और यू कैन से वो ट्रोपोस्फोर्स की लेयर में ही अटके हुए हैं, वह तो वहीं पे फ्लाई कर। तो इस केस में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट हमारे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी फ्लाई करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उसके जस्ट ऊपर कांस्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक पर्टिकुलर फीट एल्टीट्यूड तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। वो लिमिट क्या है? 38,000 से 65,000 फीट। 38,000 से 65,000 फीट तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। उसकी वैल्यू होती है -56.5 डिग्री सेल्सियस और -69 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना है, -56.5 डिग्री सेल्सियस एंड -69 डिग्री फ़ारेनहाइट अप टू 65,000 फीट। ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में जो कांस्टेंट टेम्परेचर उसका वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। नाउ वाई ऑन वार्म डेज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीजेस? वार्म डेज अगेन आपको दिमाग लगाना है। वार्म डेज मतलब हॉट डेज मतलब टेम्परेचर हाई मतलब डेंसिटी लो। जैसी डेंसिटी लो की बात आ गई, ऑब्वियसली आपके इंजन को बहुत काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यही लिखा है, एयर अवेलेबल फॉर द कंबशन इज लेस डेंस। ठीक है, डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वार्म एयर का आपने बात कर लिया यहाँ पे। जैसे वार्म एयर वर्ड आ गया तो आपको समझ जाना है वार्म एयर क्या है, टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो टेम्परेचर हाई हुआ है, डेंसिटी कम हो जाएगी, इंजन को काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो एयर विद लो डेंसिटी कंटेन लेस ऑक्सीजन टू कंबाइन विद द फ्यूल। तो बर्निंग ही ढंग की नहीं होगी कंबशन चैम्बर के अंदर। इंजन की एफिशिएंसी जो है या कंबशन एफिशिएंसी जो है इंजन की, वो रिड्यूस होने लगेगी, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर नहीं पहुंच पाएगी अंदर। उसमें जो डेंसिटी है वो बहुत कम होगी एयर की, उसको डेंस बनाना पड़ेगा, तब जाके एफिशिएंट कंबशन होगा। यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था इनिशियली, प्रोपोर्शन में बताऊंगा एयर में कितना कंपोजिशन रहता है। आप देख सकते हैं 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, एंड अदर आपका 1%। सम टाइम ये क्वेश्चन भी डीजीसीए में पड़ा होता है जो पेपर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका भी। बढ़ते हैं थोड़ा आगे बात करते हैं आईएसए की। आईएसए एक्चुअली क्या है, अब पहले इसको समझते हैं फिर पॉइंट पढ़ते हैं। देखो आईएसए क्या है, जब एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रहा होता है धीरे धीरे सी लेवल से एल्टीट्यूड पे जाता है, हर हाइट पे लोकेलिटी पे, मतलब एल्टीट्यूड के साथ, लोकेशन के साथ, क्लाइमेट के साथ, यहाँ पे इसके प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी फ़र्क हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। वो बदलते रहते तो पायलट को बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। वो सब अवॉइड करने के लिए, वो सारा फ्लक्चुएशंस जो बार बार कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसे अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव डन, इकाओ के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के साथ वी हैव जनरेटेड सम फार्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूला वी गॉट अ चार्ट। उस चार्ट में हमने क्या किया है, प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी की स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पे वैल्यूज़ निकाली। जैसे जैसे एल्टीट्यूड की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी की भी वैल्यू भी चेंज होकर हमें सामने प्रेजेंट हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, ये चार्ट एक स्टैंडर्ड चार्ट है, ये हमें एक मीन वैल्यू देता है, ये एक्चुअल कंडीशन नहीं बताएगा कभी भी, ये हमें सिर्फ हाइपोथेटिकल डाटा देगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं, दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज असाइंड बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एल्टीट्यूड। हर एल्टीट्यूड के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी, प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी। वर्डिंग्स याद रखनी है आपको, यहाँ ह्यूमिडिटी का नाम नहीं लिया मैंने। तो प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी, इन तीनों की बात होगी। प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी जैसे जैसे एल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है, उनसे उस कुछ फार्मूले से हमने ये डाटा निकाल लिया कि हर एल्टीट्यूड पे, तो ये स्टैंडर्ड डाटा हो गया। अब पायलट इसको रेफ़र कर सकता है कि वो अगर स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पे है तो यही प्रेशर होगा, ये टेम्परेचर होगा, ये डेंसिटी होगा। ये स्टैंडर्ड की तरह रेफरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इट इज़ प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ रेफरेंस टू अस। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंडीशन एनी वेयर एट एनी टाइम, बट इट इज़ यूजफुल फॉर रेफरेंस पर्पस। तो आपको ये याद रखना है, ये रेफरेंस पर्पस के लिए हेल्पफुल है, ये एक्चुअल कंडीशन नहीं बताता। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं आईएसए जो डाटा दे रहा है अपने को वो हाइपोथेटिकल है, वो डाटा हाइपोथेटिकल है। इट इज़ नॉट मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड, मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है कि आपने एक्चुअल वैल्यू समझ के इसको यूटिलाइज़ किया। ये एक आपको जो, लेकिन ये डाटा जो दे रहा है ये हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग इसी को आधार मान के आगे काम करेंगे।
इट अवॉइड द फ्लक्चुएशन डिफिकल्टी ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ प्रॉपर्टी विद द टाइम एंड लोकेशन। तो जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो प्रॉपर्टीज़ के इसमें अवॉइड हो जाएंगे और हमारे को ईजिली डाटा देखने को मिलेगा डिफरेंट एल्टीट्यूड पे, तुरंत अपने पास अवेलेबल होगी वैल्यूज़। तो दिस इज व्हाट ISA विच इज़ हेल्पिंग अस to get the data related to the pressure, temperature and density with respect to altitude, and it is a kind of chart जिसके ऊपर standard values placed है और ये सब एनालिसिस के साथ आई हैं। नाउ ये पूरा आपको याद रखना है DGCA एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करके रखी है, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, तो आपको याद रखना है। 14.69 PSI भी कभी कभी पेपर में देता है, 14.7 भी PSI पेपर में देता है, वो आपको याद है। PSI का फुल फॉर्म मैं वापस से बोलूँगा, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये आपको याद रखना है। ये लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी आपको याद रखना है। डेंसिटी की वैल्यू इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करके आते हैं, इसमें यूनिट आपको ध्यान रखनी है kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को डिफाइन भी मैं कर देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, नॉट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन आई एम टेलिंग कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, नॉट द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट होता है kg और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो दिस इज हाउ डेंसिटी इज गेटिंग डिफाइंड, kg पर मीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी। टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 288 डिग्री केल्विन। गलती लोग इसमें भी करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू भी आप गलत नहीं लिख के आएंगे। अब देखो कन्वर्जन भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। कन्वर्जन क्या है, जैसे कि ये 15 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, आपको अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 15 + 273 आप करेंगे। जैसे आप ये करेंगे 288 केल्विन आपको मिल जाएगा आंसर। तो कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू ऐड जस्ट 273। ठीक है, 273 ऐड करके आप उसे केल्विन में निकाल लेंगे। सी लेवल की वैल्यूज़ हैं ये सारी ISA के अकॉर्डिंग, ये स्टैंडर्ड सी लेवल वैल्यू हैं, ये आपको याद करनी है, ये पेपर में दिखती है। इनकी यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है। टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, प्लस 273 कर दोगे तो 288 डिग्री केल्विन एंड 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरस डेंसिटी इज़ 1.2256 kg पर मीटर क्यूब। बाकी प्रेशर का डाटा है ही आपके पास। तो गाइस थैंक यू एंड दिस मच फ्रॉम माय साइड इन 8.1 सब मॉड्यूल जिसे बोलते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर का मैंने बेसिक सारे टॉपिक कवर कर दिया एंड आई होप आपको ये समझ में आएंगे। तो प्लीज़ आप इसे देखिए और अच्छे से मॉड्यूल को क्लियर कीजिए। थैंक यू।